नमस्कार विद्यार्थियों, कल की क्लास में बेटा हमने शिक्षण के सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमें कल जो हमने शिक्षण के सूत्रों के बारे में क्लास ली थी वो क्या था कि किन सूत्रों के माध्यम से अध्ययन किया जाए कि हम हमारे शिक्षण को क्या कर सकते हैं, प्रभावी बना सकें। या फिर हम इसको यूँ कह सकते हैं कि किन सूत्रों का प्रयोग करके एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो कल की क्लास में हमने शिक्षण के सूत्रों का अध्ययन किया था। आज हम जो हमारा प्रकरण रहेगा, हमारा पेपर का नाम क्या है बेटा, शिक्षण एवं अधिगम। उस पर ये 11 नंबर की क्लास है, यानी कि 10 क्लास हम इस पर ले चुके हैं। ये भाग 11 है और प्रकरण कौन सा है हमारा, प्रकरण का नाम क्या रहेगा, जब शिक्षण के सिद्धांत, यानी कि किन सिद्धांतों को अपनाकर, किन सिद्धांतों को हम फॉलो करके हमारे शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, या किन सिद्धांतों के माध्यम से हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा क्या बोलते हैं, शिक्षण के सिद्धांतों में जो सिद्धांत रहेगा वो है बेटा, लिखो यहां से, इसको मैं यहां से करती हूं थोड़ा बेटा, यानी कि यहां प्रकरण डाल के प्रकरण क्या है हमारा, शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। अब है बात क्या हेडिंग है आपकी, क्या हेडिंग रहेगी, शिक्षण के हम यहां से लिखते हैं इसको, शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। तो हमारा जो पहला सिद्धांत रहेगा, वो रहेगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। क्रियाशीलता का, देखो यहाँ पे भी स्प्रिंट हो गया है, ये क्रियाशीलता का ये शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। अब यानी कि क्या है हमारा पहला पॉइंट, क्या है हमारा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये क्या कहता है, समझो इसको, ठीक है। यानी कि पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। जैसा ही नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, क्रियाशीलता यानी कि हम जब क्रियाशील रहते हैं, क्रिया करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रियाशीलता कहते हैं। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, जब तक हमको इसको सीधी सरल भाषा में समझना है कि जब तक हम कोई क्रिया करने के लिए तत्पर ही नहीं होंगे, उसके लिए तैयार ही नहीं होंगे कि हमें ये कार्य करना है या सीखना है, तब तक हम किसी कार्य को नहीं सीख सकते। तो शिक्षण में यही कह रहा है, यदि हमें शिक्षण को प्रभावी बनाना है, हमें शिक्षण ग्रहण करना है, तो सबसे पहले हमको कौन सा सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। बिना तत्पर हुए हम किसी भी कार्य को नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रेरणा का सिद्धांत। क्या रहेगा बेटा, प्रेरणा का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये कैसे कार्य करता है, प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि ये हो गया हमारा क्रियाशीलता। जब तक हम क्रिया करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक हम
कोई भी शिक्षण कार्य प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी अधिगम हम प्राप्त, शिक्षण के जरिए हम कोई भी अधिगम की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रेरणा क्या है? देखो प्रेरणा दो प्रकार की होती है, प्रेरणा दो प्रकार की होती है। आंतरिक, इसको हम प्रेरणा को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं बेटा? प्रेरणा को ही हम मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। आई बात समझ में? अब बात आती है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। कौन सी होती है बेटा? आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक और बाह्य। आई बात समझ? आप समझो आंतरिक कैसे होती है और बाह्य कैसे होती है। ठीक है ना? तो प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा हमारा सिद्धांत क्या है शिक्षण का? यदि हम किसी कार्य को सीखना चाहें, कोई भी शिक्षण हम प्राप्त करना चाहें, उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? प्रेरित होना पड़ेगा। हमारे अंदर एक प्रेरणा जागृत होगी, तभी हम किसी कार्य को ठीक प्रकार से सीख सकते हैं या ठीक प्रकार से हम शिक्षण कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना? अब अभिप्रेरणा यानी कि प्रेरणा यानी कि कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। अब इन दोनों को समझो। मान लीजिए मैंने आपको अभिप्रेरित किया कि आपका जो पेपर है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर प्राप्त करने चाहिए, अच्छे नंबर प्राप्त करोगे तो आप कुछ सर्विस लग जाओगे। तो ऐसे बाहरी तौर पर हमें बहुत अभिप्रेरित करा, हमारी मम्मी पापा या फिर हमारे रिलेशन में जो भी हमारा अच्छा चाहता है वो हमको अभिप्रेरित करता रहता है कि तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। कौन सी है? बाह्य, यानी बाह्य रूप से जो हमें कोई अभिप्रेरित करता है, कोई एक प्रेरणा प्रदान करता है कि तुम्हें ये कार्य करना चाहिए तो तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? अब बाह्य रूप से तो हमें मोटिवेट कर दिया, अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य रूप से तो हमको किसी ने मोटिवेट कर दिया, लेकिन बात आती है आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य रूप से चाहे हमसे किसी ने कुछ भी कह दिया, जब तक हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होंगे, हम स्वयं उसके लिए अभिप्रेरित, अपने स्वयं के माध्यम से अभिप्रेरित नहीं होंगे, तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते बेटा। ये फैक्ट है। इसीलिए सबसे जो महत्वपूर्ण माना गया है वो माना गया है आंतरिक अभिप्रेरणा को। सबसे जो सीखने का सबसे जो अधिक जो उच्च साधन माना गया है वो माना गया है आंतरिक अभिप्रेरणा माना गया है। ठीक है, अब बाहर से तो हमें सभी लोग अभिप्रेरित करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्होंने हमें अभिप्रेरित किया है और हम अभिप्रेरित हुए हों। जब तक हम स्वयं तैयार नहीं होंगे, जब तक हम स्वयं के जरिए अभिप्रेरित नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, तब तक हम कुछ भी कार्य नहीं सीख सकते, कोई भी शिक्षण कार्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये मनोविज्ञान का एक पूरा टॉपिक होता है बेटा। अभिप्रेरणा मनोविज्ञान का एक टॉपिक होता है जिस पर बहुत सारे शिक्षण बिंदु बनते हैं। ये मनोविज्ञान का विषय है। लेकिन मैंने एक ही बात कही है, मनोविज्ञान में जब मैं पढ़ाती हूँ, हमारे अंदर हमारी जो मनोविज्ञान है, क्या है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की ही एक शाखा क्या है बेटा? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है? मनोविज्ञान की ही एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, अब जब मैं मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ तो इसको शिक्षा मनोविज्ञान उसमें एक शाखा के रूप में इसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा क्या है? हमारे व्यवहार को परिमार्जित करती है, हमारे व्यवहार में सुधार लाती है। शिक्षा हमारे व्यवहार का क्या करती है? परिमार्जन करती है। और मनोविज्ञान, इन दोनों से मिलकर क्या बना है? शिक्षा मनोविज्ञान। दो अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया? हमारा शिक्षा मनोविज्ञान बना है। ठीक है, अब शिक्षा यानी कि मनोविज्ञान में जो नियम बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो भी उसमें शिक्षण विधियां बनाई गई हैं, उनका अनुप्रयोग कहाँ करना? शिक्षा में करना। क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो हमारी वर्तमान कालीन शिक्षा है, यदि हमारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं और हमें आज वर्तमान में जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हमारे शिक्षा शास्त्री या हमारे जो भी एक्ट बनते हैं, जो भी शिक्षा नीतियाँ बनती हैं, उनमें यही कहा जाता है कि जो आज वर्तमान में जो शिक्षा है वो शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। तो हुई बात।
अब हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षण में हम किसको अपना रहे हैं, प्रेरणा को, अभिप्रेरणा को। और अभिप्रेरणा लिया कहाँ से गया है, मनोविज्ञान से लिया गया है। तो हुआ कि नहीं हुआ, शिक्षा में अनुप्रयोग हुआ या नहीं हुआ। ये शिक्षण, जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, क्या हमारा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इस शब्द को लिया कहाँ से गया है बेटा, मनोविज्ञान से लिया गया है। यानी कि मनोविज्ञान में जो भी नियम सिद्धांत बनाए गए हैं उनका अनुप्रयोग शिक्षा में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो उसी को हमने कहाँ डाला है, हमारे शिक्षण में डाला है, ठीक है। तो ये अभिप्रेरणा, अब अभिप्रेरणा दो तरह की होती है, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य रूप से हमें अभिप्रेरित कर दिया, लेकिन जब तक हम स्वयं तैयार नहीं होंगे, जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे कि मुझे ये कार्य करना है, एक दृढ़ निश्चय हम नहीं बनाएंगे कि मुझे ये प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे अपने उद्देश्य को फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ठीक है। अब बात आती है कि आंतरिक रूप से आप कैसे अभिप्रेरित होते हो, कि मान लीजिए आप कौन सी क्लास में हो, बीएड फर्स्ट ईयर में हो, या बीए बीएड फर्स्ट ईयर में हो, या बीए बीएड बीएससी बीएड सेकंड उसमें हो, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो आप एक अपना क्या बनाओगे, लक्ष्य तय करोगे कि मुझे इस क्लास को फर्स्ट क्लास नंबर से पास करना है, टॉप नंबर, मुझे इस क्लास में टॉप आना है। अब आपने एक लक्ष्य बना दिया, दृढ़ निश्चय बना लिया, आप अंदर से वो हुए हो, जागरूक हुए हो, आप अंदर से दृढ़ निश्चय किया है आपने। अब बात आती है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके बीच में किन किन उद्देश्यों का आपको पालन करना है, उस उद्देश्यों को पूरा करते हुए आप लक्ष्य तक पहुंचते हो। तो आपके उद्देश्य क्या है, अच्छी पढ़ाई करना, टाइम टेबल बना के अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना, और हर विषय को बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठाना, याद करना, सिलेबस को पूर्ण करना, और फालतू कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए समय देना। तो ये क्या है, आपने एक ये इसके अपने लक्ष्य को, जो आपने लक्ष्य बनाया उसके बीच में क्या है, उद्देश्य है। जब तक आप उद्देश्य को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करोगे, ठीक है। तो आपने दृढ़ लक्ष्य बना लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे जो भी उद्देश्य मेरे बीच में आएंगे उसे मुझे पूरा करना, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए मुझे उनसे पार निकलना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो इस तरह आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हुए हो, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ, प्रेरणा दो प्रकार की होती है, बाह्य रूप से हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जब तक हम आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होंगे, हम स्वयं तैयार नहीं होंगे किसी कार्य करने के लिए, कोई हमसे कुछ भी नहीं करवा सकता है बेटा। इसीलिए शिक्षण में, अधिगम में आंतरिक अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए ये पहले एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है जो टीचर भर्ती होती है उसमें, कि मान लीजिए एक गधा है और वो उसको प्यास नहीं है, ठीक है ना। अब मालिक उसको जबरदस्ती पानी पिलाना चाहता है, प्यास उसको नहीं है, ठीक है। अब उसको या फिर उसके पीछे ये लॉजिक लगाते हैं, मालिक को कहीं जाना सोचा, मैं पानी पिला के इसको और पानी पिला के चला जाता हूँ जिससे इसको पानी की समस्या नहीं आएगी। लेकिन उस समय उस गधे को प्यास ही नहीं है, जबरदस्ती वो जो मालिक है उसको कहाँ ले जाता है, जो को भी उसका तालाब है, नदी है, उसके पास उसको ले तो जाता है, उसको जबरदस्ती वहां तक ले तो जाता है, खींच के डंडे के बल से जैसे भी लेके जाता है वो ले जाता है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड उस पर करता है कि वो गधा पानी पीता है या नहीं पीता है, वो हॉर्स लगा लो, डंकी लगा लो, ठीक है ना। अब ये डिपेंड उस हॉर्स पे करेगा या उस गधे पे करेगा कि वो पानी पीता है या नहीं पीता है, ठीक है ना। बाह्य रूप से आप डंडे के बल पे ले गए, उसको कैसे भी ले गए, प्यार से ले गए, पुचकार के ले गए, वो वहां तक चला जाएगा। लेकिन ये अब उस गधे पे डिपेंड करेगा, ये उस हॉर्स पे डिपेंड करेगा वो पानी पीता है या नहीं पीता है। मीन्स जब तक वो स्वयं तैयार नहीं है उस कार्य करने के लिए, जब तक वो पानी पीने के लिए स्वयं तैयार नहीं है, आप उसे पानी नहीं पिला सकते हो, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, हम घर पे बच्चों को डांटते रहते हैं, बच्चा भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कोई ज़्यादा किसी को भय तो अपन डंडे के जोर से डांट के फटकार के थप्पड़ से उसको बैठा दो देंगे पढ़ने के लिए। लेकिन ये हमें नहीं पता, हम वो याद तभी करेगा, वो बैठ तो जाएगा बुक लेके, लेकिन जरूरी नहीं है वो याद करे, वो याद तब करेगा जब वो स्वयं उसको याद करने के लिए तैयार होगा कि हाँ मुझे इस चैप्टर को याद करना है। हम जबरदस्ती इसको बिठा सकते हैं लेकिन उसे याद नहीं करवा सकते बेटा। तो यही है, तो आप मेरी इस बात को समझो कि माँ बाप बेचारे आपको भी चिंता के कारण कहते रहते हैं कि बेटे बेटे बेटा पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, ठीक है ना। तो लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, जब तक आप स्वयं तैयार नहीं हो उस चीज़ के लिए तब तक आपको कोई भी याद नहीं करवा सकता। माँ बाप तो चिंता के कारण
कि बच्चा पढ़े, बच्चे टाइम वेस्ट ना करें, इसको तो मैं बार बार कहते रहते हैं, ठीक है ना। उनका एक है, उनका एक तरह से भाई बच्चों से जब बच्चे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते तो वो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन जब तक आप स्वयं तैयार नहीं होंगे किसी कार्य करने के लिए तब तक आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना आपका बहुत जरूरी है। आपके अंदर से आपको तैयार होना, अंदर से आपको अभिप्रेरित होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी कार्य को ठीक प्रकार से कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सिद्धांत शिक्षण का, वो रहेगा जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, अब इसे समझिए। यानी कि जो भी आप शिक्षण कार्य लेने जा रहे हो, जो भी आप शिक्षण करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप कहीं ये ध्यान रहेगा कि ये हमारे जीवन से, ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है या नहीं है। आप थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि मान लीजिए आप कौन सी क्लास में हो, बीएड सेकेंड ईयर में हो, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में हो। आपके पाठ्यक्रम में जो बिंदु लगे हुए हैं आप उन्हीं का ही अध्ययन करना चाहोगे। मीन्स आपको पता है कि ये क्लास का सिलेबस है, इतना सिलेबस है, हमको पढ़ना है और ये हमारे एग्जाम में आने हैं। उस आपका जो पढ़ने का जो मतलब ध्यान है वो इसी सिद्धांत को लेकर रहेगा कि ये हमारे पाठ्यक्रम में है, इसे हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हमारे पेपर में आएगा। तो वो जीवन से, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है कि आप उसको नहीं पढ़ोगे तो आप कक्षा को पास कैसे करोगे, ठीक है ना। आप एक एग्जाम्पल तो ये लगा लो, तो कहीं भी, और एक शिक्षण मान लीजिए ऐसा शिक्षण जो आपको कहीं काम ही नहीं आता है, आपके जीवन से कहीं जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो आप ऐसे शिक्षण में रुचि नहीं लेते हो। आप उसी शिक्षण में रुचि लेते हो जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है बेटा। तो वही वाली बात आ गई, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो सिलेबस, जो भी टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं आप उन्हीं पर ध्यान देते हो। इसके अलावा जो भी टॉपिक हैं आपको सा कोई शिक्षण भी कराएगा तब आपको इतना ध्यान उन पर नहीं जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, जो भी शिक्षण हम लेने जा रहे हैं या जो भी शिक्षण हमें कोई करवाने जा रहा है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हमारी रुचि उसमें स्थापित हो पाती है, तभी हम उस अध्ययन को कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत रहेगा वो रहेगा रुचि का सिद्धांत। रुचि का क्या रहेगा बेटा? रुचि का सिद्धांत बिल्कुल सिंपल है। जब तक हमारी किसी चीज में रुचि ही नहीं होगी, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तब तक हम किसी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं सीख सकते। शिक्षण क्या, हमें कोई कुछ भी सिखाए, छोटे से छोटा कार्य सिखाए या बड़े से बड़ा कुछ भी सिखाए, जब तक हमारी रुचि उसमें नहीं होगी, जब तक हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा, तब तक हम उस कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा जो सिद्धांत रहेगा वो रहेगा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, समझो। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जब तक हमारा कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होगा, कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य अवश्य ही छुपा हुआ होता है, तभी हम किसी कार्य को ठीक प्रकार से कर पाते हैं, तभी हम कोई शिक्षण कार्य कर पाते हैं। निश्चित एक उद्देश्य होगा तभी हम शिक्षण कार्य को ठीक प्रकार से कर पाएंगे, बिना उद्देश्य हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अब सिंपल उदाहरण आप घर से उठा लो, आपके जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल ले लो। आप खाना बनाते हो, ठीक है, आप क्यों बनाते हो खाना?
ठीक है, आपको भूख लगेगी, आपको एक टाइम पे खाना खाना है, तो आप एक निश्चित उद्देश्य होता है उसके पीछे कि एक निश्चित उद्देश्य है कि हम खाना बना के रखेंगे, एक टाइम होगा हमें भूख लगेगी और हमें खाना खाना पड़ेगा। बिना खाने के हम कुछ भी कार्य ठीक प्रकार से आगे नहीं कर पाएंगे। कुछ भी है तो कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम किसी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे, या हम ठीक या कैसे भी जब तक हम उद्देश्य के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य छुपा हुआ होता है, ठीक है। अभी हम मान लीजिए कि एक क्लास ले रहे हैं, आप क्लास क्यों ले रहे हो? आपका उद्देश्य है कि आपको पढ़ना है, आप इसको नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे तो आगे एग्जाम में पास कैसे होगे, आपका सिलेबस पूरा कैसे होगा। तो आपको एक निश्चित उद्देश्य लेकर भाई हमें एग्जाम पास करनी है, हमें हमारा सिलेबस पूरा करना है, तो इसी उद्देश्य को लेकर आप कक्षा को अटेंड करते हो, अपने सिलेबस को पूरा करते हो, अन्यथा आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक निश्चित उद्देश्य ही होता है, किसी भी शिक्षण को प्राप्त करने के पीछे एक निश्चित उद्देश्य छिपा हुआ होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत रहेगा वो रहेगा नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का ठीक है, इसको समझो। हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि हम किसी कार्य को पूर्व नियोजित एक ठीक प्रकार से योजना बनाकर करते हैं तो उस कार्य में हमको अच्छी प्रकार से सफलता मिलती है। यदि हम किसी कार्य को बिना योजना के यूं ही करने निकल पड़ते हैं तो कहीं न कहीं हमें उसमें असफलता हाथ लगती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योजनापूर्ण नियोजन तरीके से किया गया कार्य ही हमें सफलता दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्न का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि हम कोई भी शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं या कोई भी विषय वस्तु हम सीखने जा रहे हैं तो हमको उससे पहले किसका ध्यान रखना पड़ेगा? व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को ठीक प्रकार शिक्षण कार्य करवा सकते हैं कि कौन सा बच्चा कौन सी विभिन्नता रखता है, उसी आधार पर उसको शिक्षण प्रदान करना चाहिए। तभी एक शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही शिक्षण कार्य करवाकर एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, ये हो गए आज आपके, ये मैंने 6 से या 7 की संख्या में मैंने आपको शिक्षण के सूत्र करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो इसमें शिक्षण के सूत्र बचे हैं उनको हम नेक्स्ट कक्षा में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक, ठीक है बेटा।